यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे सेक्शन 35D, ठीक है, जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए इसका ब्रीफ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया दे दूँगी बस, क्योंकि मैंने अकाउंट्स के लेक्चर्स में इसको कवर किया एंड आई होप आप उसको रेफ़र कर रहे होंगे। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करें और एक वर्किंग सिचुएशन में उसे लेके आएँ। ठीक है, सो जस्ट अ ब्रीफ आइडिया। तो चलिए इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शन 35D में। ठीक है, सबसे पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? ठीक है, एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये नॉन कॉरपोरेट रेसिडेंशियल एसएससीज के ऊपर एंड कॉरपोरेट इंडियन कंपनी के ऊपर, इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड बोला इन्होंने, नॉन कॉरपोरेट रेसिडेंट एसएससी, इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। नॉन कॉरपोरेट का मतलब हुआ कि अदर देन कंपनी, ठीक है, यानी इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, ठीक है, वो रेसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए? स्टेटस रेसिडेंट होना चाहिए। तो आई होप आप पहले के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से समझ करके तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है बच्चे बहुत ईजी लेते, कहते हैं यार छोड़ो लास्ट में देखा जाएगा, बट आपको पता नहीं है उसको देखने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना तो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और एसएससी यू नो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल एसएससी एंड द इंडियन कंपनीज। ठीक है, इंडियन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। चलें, उसके बाद पर्पस क्या होना चाहिए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का? तो मैंने आपको बोला कि ये बिफोर भी होता है खर्चा, यानी आपका बिजनेस कमेंस होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले जो आप खर्चा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें। ठीक है, और अगर आफ्टर में खर्चा हो रहा है, ठीक है, कमेंसमेंट के आफ्टर में हो रहा है, तो वो आप एक्सटेंशन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो है वो एक्सटेंशन के लिए कर रहे होते हैं, या एक न्यू यूनिट खड़ी करने के लिए। भाई न्यू यूनिट खड़ी करना भी एक तरीके से नया काम ही तो हुआ, वो भी तो एक तरीके से आपका एक्सटेंशन ही हुआ। ठीक है, तो या तो आप एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और या तो कोई एक नई यूनिट ही खोल दे रहा है। ठीक है, तो उनके केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर बिफोर है तो सेटिंग अप के लिए, और आफ्टर है तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट और सेटिंग अप द न्यू यूनिट, उसके लिए जो है ये सेक्शन 35D एप्लीकेबल है। ठीक है, सेक्शन 35D आपका ऑल्सो अवेलेबल है नॉन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, जो कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, आफ्टर कमेंसमेंट। चलिए, तो हम एक बार, या तो आप रेफर कर लें, मैं चलिए लास्ट में इसका ब्रीफ आइडिया दे दूंगी कि कौन कौन से मीनिंग है नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल एसएससी इसकी। उससे पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ। चलिए, नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल एसएससी जो है वो किस तरीके से खर्चे करेंगे, कौन कौन से खर्चे वो कर सकते हैं? वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, आप प्लीज़ इन सब की मीनिंग मत पूछिएगा बैठ के मुझसे, जो बेसिक एक्सप्लेनेशन की नीड है वो समझिएगा। प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? मार्केट का सर्वे हो रहा है, उस पर आपने खर्चे किए हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है? कोई और सर्वेज हो रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस हो रही है आपकी, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। और क्या कंडक्ट कर, आप लीगल एक्सपेंसेस को कंसिडर करें, लीगल चार्जेस। ठीक है, किसके लिए कोई एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट कराना हो, ठीक है, या बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई लीगल चार्जेस। तो ये कुछ तरीके के एक्सपेंसेस हैं जो कि आपका नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी निकालता है। ठीक है, ये करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है, और अगर इंडियन कंपनी की बात करें, इंडियन कंपनी वो किस तरीके के खर्चे करेगा? वो भी यही फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा आपका,
मार्केट का सर्वे करवाएगा, इंजीनियरिंग सर्विस भी लेगा, है ना। और कोई भी जो वर्क है वो बिजनेस से रिलेटेड कंडक्ट करता है, लेकिन बोर्ड के अप्रूवल के बाद, ठीक है। और क्या कंडक्ट करा सकता है, लीगल चार्जेस, ठीक है। लीगल चार्जेस किसके लिए खर्च होंगे, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए होंगे, ठीक है, या बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होंगे। और कौन से लीगल चार्जेस हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पुट होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस की लिस्ट है। लीगल जो चार्जेस हैं, ये ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग, ड्राफ्ट और प्रिंट दोनों ही किस चीज़ के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी जब नई बन रही होती है ना, तो स्टार्टिंग में फ्रेम होता है, एक टाइप का ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये कंपनी का पूरा पिक्चर इसमें डिस्क्लोज किया होता है। तो उसके शेयर होल्डर्स कितने होंगे, शेयर्स होंगे, शेयर कैपिटल कितने होंगे, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब कुछ डिस्क्लोज होता है, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, ठीक। और कौन सा खर्चा होगा, फीस जो आपने रजिस्टर करने के लिए की है, कंपनी को रजिस्टर करना होता है ना, तो उस पर जो फीस इनकर की है वो भी आपका कॉस्ट होगा, एक्सपेंस इंक्लूड होगा। शेयर इशू करने पे कोई खर्चा हो रहा है, ठीक। डिबेंचर इशू करने पे कोई खर्चा हो रहा है। अंडर राइटिंग कमीशंस, ठीक है। ब्रोकरेज आपका है कोई, ठीक है। और कोई भी चार्जेस जो है ब्रोकरेज है या कोई और कोई भी चार्जेस आपने कंडक्ट कर दिए। ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट हो गया, किसका, प्रोस्पेक्टस का, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड खर्चे का, ठीक है। और भी खर्चे इंक्लूड हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ लिस्ट है जो सीबीडीटी बोल देती है, ठीक है। टाइम टू टाइम सीबीडीटी बोलती है कि इसका एमोटाइजेशन है, तो वो भी खर्चे इंक्लूड होंगे। लेकिन अभी तक सीबीडीटी ने कोई ऐसा लिस्ट नहीं दिया है, तो अभी तक नहीं है, बट अगर फ्यूचर में सीबीडीटी कुछ लिस्ट करती है तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। सो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम में केवल रेसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी है, और कुछ के एग्ज़ाम में, यानी ये उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम में केवल इंडिविजुअल का कोर्स का पार्ट है, ठीक है। और ये इंडियन कंपनी उनके लिए है, उनके एग्ज़ाम में है जिनके लिए ये लिमिट नहीं है कि आपका केवल इंडिविजुअल एस्पेक्ट कवर है, और जिनके लिए सारे एस्पेक्ट्स कवर हो, तो उनके लिए दोनों एरियाज इम्पॉर्टेंट है। तो ये खर्चे मैंने बता दिए जिनको एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माना जाता है और जिनको सेक्शन 35 भी एंटरटेन करता है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है। इंडियन कंपनी है अगर, ठीक है, तो 5% जो है कॉस्ट, में शॉर्टकट लिख रही हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, या 5% कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर है, उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक। और अगर अदर एसएससी है कोई, यानी इंडिविजुअल का अगर केस है, तो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आपके फिक्स्ड एसेट के एक्चुअल कॉस्ट आ जाते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, फिटिंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी आपने लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर में दिखाया होगा, ठीक है, वो सारे खर्चे आ जाएंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो जाता है आपका इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया कि, सॉरी, डिडक्शन मैंने बता रही हूँ, हाँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ये जो है मैक्सिमम लिमिट है, ठीक। ये जो मैंने अभी कवर करवाई ये मैक्सिमम लिमिट है, अभी डिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, और ये जो ऊपर मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट बताई है, ठीक है, इसमें जो भी लीस्ट और लोअर होगा वो अलाउड होगा डिडक्शन में, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ये ध्यान देंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा इन दोनों का, लोअर जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है या
आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन अदर एसएससीज में, एंड 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द चॉइस ऑफ द कंपनी। ठीक, ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी इससे ऊपर खर्चा किया भी है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिडक्शन क्या है, लोअर ऑफ दीज टू, और इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा जिस ईयर में प्रोडक्शन या ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी कमेंस हो रहा है, ठीक है, उस ईयर से। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लियर हो गया आपको। ठीक है, लास्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। एसएससी अगर कंपनी के अलावा और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। ठीक है, मतलब कंपनी को नहीं, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं। ठीक है, दैट इज अदर देन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी, जो कि होगी 3AE में। फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपकी नॉलेज में दे रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट के साथ उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम भी सबमिट करना होगा। ठीक है, कब? क्या हर साल? नहीं, केवल फर्स्ट ईयर ऑफ द डिडक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ डिडक्शन मिल गया तो नो अदर डिडक्शन, डबल डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही बार डिडक्शन अलाउड होगा। ठीक है, और अगर सपोज करो एमलगमेशन, डीमर्जर वगैरह का सिचुएशन हो जाता है किसी इंडियन कंपनी के साथ, ठीक है, तो क्या होगा? डिडक्शंस जो है आपको एमलगमेटेड और रिजल्टिंग यानी नई कंपनी को मिलेगा। ये मान करके कि सपोज कुछ हुआ ही नहीं, तो जो न्यू कंपनी होगी, चाहे एमलगमेटेड कंपनी होगी या रिजल्टिंग कंपनी होगी, उसको इसके डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35D। तो आपको मैं एक बार एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगी, तो चाहे वो कंपनी के रिस्पेक्ट में हो या आपके इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में हो, सिर्फ एक ही जगह पे, और आपकी एक्सपेंस की लिस्ट में 2 जगह पे डिफरेंसेस हैं, तो आप एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए इसी वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे, नो सेपरेट वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्ट्स लिख दे रही हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक इंडियन कंपनी है, क्योंकि कंपनी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसका। ठीक है, तो इसलिए वो करा रही हूँ। ठीक है, एक इंडियन कंपनी है जिसने एक नई यूनिट सेट की है। ठीक है, और उसने कुछ जो लिस्ट है वो फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए। तो ये हमारा एसएससी हो गया। ठीक है, और प्रीवियस ईयर होगा हमारा 2019-20, असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 2020-21, और स्टेटस हमने क्या देखा, यहाँ पे कंपनी का नाम कोई भी XYZ लिख लो, और स्टेटस हुआ इंडियन कंपनी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके फैक्ट्स। खर्चे क्या क्या किए हैं वो लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पे इन्होंने से खर्चे किए हैं, मान लो से 4 लाख। ठीक है, इन्होंने मार्केट सर्वे करवाई थी, और सपोज उस पर इन्होंने खर्चे किए हैं 5 लाख के, और कुछ इन्होंने लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, वो है 2 लाख के। टोटल कितना हो गया? 5, 4, 9, 11। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है गिवन है स्ट्रेट अवे 30 लाख, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रेट अवे गिवन है 40 लाख। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल, इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन में कुछ इश्यूज आ रहा है, काइंडली कुछ सेकेंड हम होल्ड कर लेते हैं, माइक कवर कर लें। ओके, इट्स वर्किंग। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल कोऑपरेशन। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है,
सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। अगर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखें तो हमारा कितना हुआ, पूरे 11 लाख हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया। आपको लिस्ट मैंने बता दी थी, उससे क्रॉस चेक कर लेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पार्ट है, मार्केट सर्वे भी है और लीगल चार्जेस भी हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम डिडक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2 लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने मैक्सिमम लिमिट चेक करनी है जो हमें परमिसिबल है, डेट इज़ 5% वाली, ठीक। तो हम ऑब्वियसली जब ज़्यादा बेनिफिट लेना हो तो हम हायर ही चूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, उतना आप कम टैक्स पे करेंगे, तो आप हायर चूज़ करेंगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका 30 लाख का था, इसका 5% ये आपका हो जाएगा 1,50,000। और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो था वो था आपका 40 लाख का 5%, जो कि है 2 लाख। स्क्रीन में इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ ऑडियो को कंसिडर करेंगे, फिर मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इन दोनों का हायर, ऑब्वियसली आप जब डिडक्शन ज़्यादा लेना चाहते होंगे, ठीक है, डिडक्शन आप ज़्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो और आप कम टैक्स पे करें, है ना। तो इसीलिए इन दोनों का हायर लेंगे, क्योंकि एट द चॉइस ऑफ द कंपनी बोला है ना, तो कंपनी हायर ही चूज़ करेगी। तो यानी कंपनी क्या चूज़ करेगी, 2 लाख को चूज़ करेगी कंपनी, क्योंकि ये हायर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो और हमारा एक्चुअल जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस हमने कितना किया है, 11 लाख का किया है। और डिडक्शन मैंने कितना बोला था, दोनों का लोअर, यानी 11 लाख और 2 लाख में जो भी लोअर हुआ, तो अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन कितना हो जाएगा, आपका लोअर है जो कि 2 लाख है, और ये आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जो कि होगा आपका ₹40,000, ठीक है। तो आपके असेसमेंट ईयर 2020-21 में आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और जो बैलेंस है वो नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे हम इसको बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, सो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करें आप ऑडियो पे फोकस करें, और जो सॉल्यूशन है मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपके साथ स्क्रीन में अभी दिख रहा है जैसे एक्चुअल एक्सपेंस 11 लाख है, तो अमाउंट एलिजिबल लोअर है डिडक्शन के लिए, है ना। जो कि 2 लाख है, और इसका केवल 1/5 अलाउड होगा जो कि 40,000 है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 में केवल 40,000 है, एंड नेक्स्ट 4 कमिंग असेसमेंट ईयर में आपको और 1/5 डिडक्शंस मिलता रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सेक्शन 35D रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे पूछ के इसको रिजॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन विद दिस टेक्निकल इश्यूज। सो टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।